नमस्कार। छत्तीसगढ़ की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। चुनाव आचार संहिता की घोषणा हुई और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने 64 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इससे पहले अगस्त के महीने में भाजपा ने अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इन नामों को मिलाकर कुल जमा 85, 90 में से 85 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। कांग्रेस पार्टी, जिसने 6 सितंबर को अपने उम्मीदवारों की घोषणा का दावा किया था, उस लिस्ट का अब तक अता पता नहीं है। लेकिन अब जब 85 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, भाजपा के इन उम्मीदवारों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार उपस्थित हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार आलोक। इसमें ये जो आज नाम घोषित हुए हैं 64 नाम, इन 64 नामों में सारे पुराने चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही नाम हैं जिनकी सप्ताह भर पहले कथित सूची जो है वो लीक हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि कहा कि ये लीक करवाई गई है। हाँ। बहरहाल नाम लगभग वही हैं। हाँ। इन नामों को लेकर क्या दिखाई पड़ रहा है, हार जीत को लेके, पुराने चेहरे? मैं नामों पे जाने के पहले लिस्ट के आज जारी होने के बारे में एक लाइन कहना चाहूँगा जी। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल ही अटपटी है। आज लिस्ट का आना, इसका मैं चुनाव आचार संहिता से जोड़कर नहीं देख रहा हूँ, इसको मैं पितृपक्ष से जोड़कर देख रहा हूँ, जिसमें हिंदू मान्यताओं के हिसाब से बहुत सारे लोग कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, नया कपड़ा नहीं खरीदते हैं। बाज़ार आप जाएंगे तो दुकानें अभी खाली पड़ी हुई हैं, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, कम से कम हिंदू मान्यताओं को मानने वाले। आज मुझको जब हमारे एक रिपोर्टर ने कहा कि आज लिस्ट आने वाली है बीजेपी की, तो मैंने कहा कि अपने सोर्सेस ठीक से चेक कर लेना, मुझको नहीं लगता कि लिस्ट आएगी। कल तक मैं कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद नवरात्रि शुरू होगी तब हमारी लिस्ट आएगी। यानी अब मैं इस बात को देख रहा हूँ दोनों पार्टियों को जोड़कर कि कांग्रेस तो शायद इंतज़ार कर रही है कि नवरात्रि शुरू हो जाए, जो शुभ रहता है, और उस समय खरीदी होती है, उस समय कपड़े सिलाए जाते हैं, देवी की पूजा होती है, तब लिस्ट आएगी। ऐसा मुझको कल शाम तक पता लगा रात। आप कांग्रेस पार्टी को असली हिंदू पार्टी जो है? नहीं, मेरे यानी ये दो चीज़ों को जब मैं जोड़ के देख रहा हूँ तो मुझको लग रहा है कि मैं कांग्रेसी नेता कोई मिले तो मैं ज़ोर से जय श्री राम बोल दूं उसको, और भाजपा वाले मिले तो उनको नमस्ते ही करूं, ऐसा मुझको माहौल लग रहा है। आप सोचिए ना, अभी भाजपा किसी दबाव में नहीं थी। जो लिस्ट लीक हुई थी तकरीबन तमाम नाम वही हैं जी। 2 नाम शायद इसमें बदले हैं, रोके गए हैं, 2 नाम जी। 2 नाम रोके गए हैं। हो सकता है वो भी आ जाए और लीक हुई लिस्ट 100% आ जाए। उस दिन भी मुझसे किसी दिल्ली के किसी चैनल ने पूछा था तो मैंने ये कहा था कि ये लीक हुई है कि लीक करवाई गई है। लोगों का पानी में एक पैर डाल के गहराई देखते हैं, क्या ऐसा बीजेपी ने करवाया है कि कितना विरोध होता है, क्या होता है। और उनको लगा कि आरंग से अगर 800,000 लोग आए हैं तो ये विरोध पर्याप्त तो बड़ा नहीं है कि कैंडिडेट बदला जाए। जहाँ से जो विरोध हो रहा है उनको दिख गया तो उन्होंने तकरीबन वही लिस्ट रखी है। 2 नाम पिछले लिस्ट में जो थे वो शायद इस लिस्ट में नहीं है, एक बेमेतरा का, एक पंडरिया का, ऐसे 2 नाम शायद इस लिस्ट में नहीं है। उन नामों के, उन कॉन्स्टिट्यूंसी के महत्व के ऊपर अपन फिर जाएंगे, लेकिन जो आपका सवाल है वो बड़ा दिलचस्प सवाल है और मेरे पसंद का भी है। वो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 15 सीटों पे सिमट गई थी, 15 साल की सरकार और 15 सीटों पे सिमट गई थी। जो कहें तो यानी भाजपा के दिल्ली के नेताओं ने शायद वहाँ पे बाहर हेलमेट कुछ रखवा दिए थे अपने ऑफिस के बाहर, भाजपा मुख्यालय के बाहर, कि छत्तीसगढ़ के नेता आएँ और वो कहें कि साहब मैं आपको क्या मुंह दिखाऊं, तो वो कहें कि हेलमेट पहन के आ जाओ, ज़रूरत नहीं है मुंह दिखाने की। ऐसी नौबत थी उस चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। उसके बाद से मैं देखते चले आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ के भाजपा के तमाम नेताओं को जिस तरह से उपेक्षित, तिरस्कृत, हाशिए पर कर रखा था, उनका टूटा हुआ मनोबल जो है और टूट गया था।
उनके 2 पैर समझ लो आप कि वोटरों ने तोड़ दिए थे 2018 में, और उनके 2 हाथ पार्टी ने तोड़ दिए कि तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैठे रहो चुपचाप। इस कदर उपेक्षित छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता पड़े हुए थे। अभी ये लिस्ट आई है, इसके पहले तक, कल तक भाजपा के नेताओं को ये नहीं मालूम था कि उनमें से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा विधानसभा का, किसको लोकसभा लड़ने के लिए कहा जाएगा, किसको कुछ भी न लड़के प्रचार करने कहा जाएगा, किसी को कुछ नहीं मालूम था। ये बड़ी ही विचित्र स्थिति थी एक पार्टी के बीच में जिसने 15 साल यहाँ राज किया था। और मैं अगर पल भर के लिए मान भी लूँ कि ये सारे लोग उपेक्षा के लायक थे, तिरस्कार के हकदार थे पूरे के पूरे, तो इस लिस्ट में तो वो तमाम लोग मौजूद हैं, सारे के सारे। रमन सिंह, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत से लेकर तमाम नाम जो या तो हारे हैं या हार के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे थे। आप अगर देखें कि बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, ये लोग खुद जरूर चुनाव जीत गए, लेकिन कैसे कोई ट्रेंगुलर में जीता, कैसे किसी की लीड घट के 16,000 रह गई बिल्कुल ही नए कैंडिडेट के सामने, ऐसी कई स्थितियां थी। ये बड़े बड़े विभागों को चलाने वाले ताकतवर मंत्री थे, तो सरकार की जब हार हुई तो ये लोग जिम्मेदार थे उसके लिए। सबको जगह मिल गई इसमें। अगर इन्हीं तमाम लोगों को इतना महत्व देना था तो आपने 4 साल, 4.5 साल इनका तिरस्कार क्यों किया? मुझको ये बात हैरान करती है। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने 15 साल जो है सरकार चलाई, जीत हासिल की, छत्तीसगढ़ में अपना एक दबदबा बनाया। हाँ, तो आपको कारण क्या दिखाई पड़ता है? इस उपेक्षा के पीछे कारण क्या दिखाई पड़ता है? जो आप कह रहे हैं, मैं उसकी अगर थोड़ा सा बारीकी में जाऊं तो रमन सिंह की गवर्नमेंट, उनके दौरान पार्टी जो कि आमतौर पे मुख्यमंत्री के ही मातहत चलती है पार्टी, तो छत्तीसगढ़ का भाजपा संगठन, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 15 साल 3 लोकसभा चुनाव उन्होंने जीते, 3 विधानसभा चुनाव उन्होंने जीते, 3 पंचायत चुनाव, 3 म्यूनिसिपल चुनाव, सब जीता उन्होंने। 15 साल सब जीता। लोकसभा के लिए 9, 10, 11 ऐसी सीटें यहाँ से दी, 9, 10, 11 सीटें लोकसभा की छत्तीसगढ़ से दी दिल्ली के लिए। इसके बाद मोदी आ गए 2014 में देश के प्रधानमंत्री होकर, भाजपा के सबसे बड़े नेता, सबसे कामयाब नेता। उसके बाद का जो चुनाव हुआ है 2015 के बाद का जी 2018 का जो छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा हार गई। मोदी के आने पहले उसने हर चुनाव जीता था। मोदी के आने के बाद खुद मोदी को भी जिताया उसने, जिससे मोदी प्रधानमंत्री बने, वो चुनाव भी जितवाया छत्तीसगढ़ की बीजेपी ने। लेकिन मोदी ने आते ही क्या किया? मोदी के आने के बाद असर ये हुआ कि छत्तीसगढ़ भाजपा 2018 में हार गई। छत्तीसगढ़ के कुछ भाजपा के नेता बंद कमरे में बिना नाम उजागर किए ये कहते हैं मुझको कि हमने मोदी को नहीं हरवाया, मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमको हरवाया, और हमारा तिरस्कार ऐसे किया जा रहा है जैसे हम गुनहगार हैं। अगर मोदी जी का इतना असर था तो 2018 में उन्हीं का फोटो सारे पोस्टरों में था, रमन सिंह के साथ साथ निर्विवाद थे वो। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह की तरह कोई तनातनी भी नहीं थी मोदी से पहले चुनाव में कि मोदी का फोटो नहीं छाप रहे थे शिवराज पोस्टर में। छत्तीसगढ़ में मोदी को पूरा सम्मान मिला, पूरा महत्व मिला, लेकिन उनके नाम के चेहरे के करिश्मे ने यहाँ पे भाजपा को नहीं जिताया। छत्तीसगढ़ की भाजपा ने मोदी को सीटें दी, यहाँ से 3 चुनाव में 9, 10, 11 सीटें यहाँ से लोकसभा की गई। मोदी के आने के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा हार गई प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो गुनहगार कौन है? और भाजपा के नेताओं ने मुझसे, 3-4 बड़े दिग्गज नेताओं ने मुझसे बातचीत में ये कहा कि हमको गुनहगार बना के किनारे बैठा दिया गया है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2018 की विधानसभा के बाद 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ में इस हद तक तिरस्कार किया था कि एक भी पुराने सांसद को टिकट नहीं, एक भी चुनाव लड़े हुए को टिकट नहीं, एक भी रिश्तेदार को टिकट नहीं,
एक भी बैठे हुए सांसद को भी टिकट नहीं, सबको खारिज कर दिया। पूरे के पूरे 11 नए चेहरे, जिसकी किसी से रिश्तेदारी ना हो, जो कभी संसद चुनाव ना लड़ा हो, जो बैठा हुआ सांसद ना हो, ऐसा उन्होंने किया। और उसमें से 11 में से 9 को जिताकर छत्तीसगढ़ की भाजपा ने भेजा या मोदी के करिश्मे से वो जीत के गए। तो कुल मिलाकर ये है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा, जिसको 4 साल एक किस्म से निर्वासन झेलना पड़ा, वनवास जिसको कहते हैं, यहाँ के तमाम बड़े नेताओं को 4 साढ़े 4 साल निर्वासन झेलना पड़ा, अब उन्हीं को लाके उन्हीं का फिर राज्याभिषेक कर दिया गया। तो अगर यही करना था, अगर इन्हीं लोगों को महत्व देना था, मैं नहीं कह रहा हूँ कि महत्व के लायक हैं कि नहीं या तिरस्कार के लायक हैं, मैं उनके मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात पे जा रहा हूँ कि अगर यही काम करना था, 4 साल इज्जत से जी लेने देते इनको। ये सारे के सारे लोग हीन भावना के शिकार होके बैठे थे यहाँ पे। कल हो सकता है भाजपा के कुछ नेता मेरी बात का खंडन करें, लेकिन आप भी गवाह हैं, आप भी छत्तीसगढ़ को करीब से देख रहे हैं। यहाँ क्या दुर्गति हो गई थी भाजपा के नेताओं की। ये अभी तक, ये लिस्ट आने के पहले तक वो ऐसे बैठे हुए थे, उनको मालूम नहीं था कि उनको विधानसभा लड़ना है कि लोकसभा लड़ना है कि कुछ भी नहीं लड़ना है। मैं वापस लौटता हूँ आज जितने नाम आए हैं उन पर। जी, ये जो 85 नाम आ चुके हैं भाजपा के, हाँ, ये वही भाजपा है जो संसद में महिला आरक्षण का श्रेय जो है लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और ये जो 85 नाम हैं उनको अगर देख ले तो उसमें से कुल जमा 14 नाम जो है वो महिलाओं के हैं। हाँ, पिछली बार भी भाजपा ने इस महिला आरक्षण के बिना भी 14 महिलाओं को ही टिकट दी थी। बिल्कुल। इस बार भी 14 दी है। हाँ। अब बचे हुए 5 नामों में क्या गुंजाइश दिखाई पड़ रही है और भाजपा की नीयत पे क्या कहेंगे आप? 2 चीज़ें मुझको लग रही हैं। कांग्रेस की लिस्ट जो आएगी उसमें शायद महिलाएं इससे कुछ ज़्यादा हों। पिछली बार उन्होंने 13 महिलाओं को टिकट दी थी। हाँ, इस बार कुछ ज़्यादा रहेगी महिलाएं, क्योंकि महिला मुद्दा बना रही है कांग्रेस यहाँ पर। लेकिन भाजपा का जहाँ तक बात है, अगर पिछले चुनाव में देखें शायद कुल 1 महिला जीत कर आई थी, उसमें 1 महिला। जी जी। वो इसलिए भी शायद 1 जीती थी कि भाजपा कुल मिलाकर कम जीती थी। लेकिन वो महिला रंजना साहू जो है धमतरी की, वो एक बड़े बुरे ट्रेंगुलर फाइट में 464 वोट से जीती थी वो। तो वो जीत भी कोई जीत जैसी नहीं थी, वो जीत एक किस्म से हार थी। लेकिन महिलाओं को जहां भी मौका दिया गया है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने 13 महिलाओं को टिकट दी थी। हाँ। और 13 के मुकाबले 10 महिलाएं जीत कर आई थी। बहुत सारी महिलाएं जीत के आई 13 में से 10 की। बहुत, यानी उनका स्ट्राइक रेट, जो क्रिकेट की जुबान में कहते हैं स्ट्राइक रेट, वो मर्दों के मुकाबले बेहतर रहा महिलाओं का। कांग्रेस पार्टी में भी इतनी महिलाएं जीत कर आईं, जबकि कांग्रेस का ओवरऑल सीट शेयर बहुत बड़ा था, तो भी महिलाएं बड़ी जीत कर आई थी। भाजपा का मुझको ये लगता है जो 5 सीट बाकी है, अधिक से अधिक एक हाथ किसी महिला को उसमें मिल जाए तो मिल जाए। तो कुल मिलाकर संसद में जो महिला आरक्षण बिल पास कराया है मोदी सरकार ने, उसके असर को आप देखें तो शायद 2029-30 के बाद के किसी चुनाव में वो काम आएगा, उसके पहले तक कोई काम नहीं आने वाला है। फिर उसके साथ में जितने तरह से जनगणना को जोड़ दिया गया, डिलिमिटेशन को जोड़ दिया गया, ओबीसी का मुद्दा पूरे देश में इतना बड़ा बन गया है अभी कि हो सकता है संसद में जिन पार्टियों ने अभी साथ दिया था महिला आरक्षण में, ये ओबीसी के मुद्दे पे किसी एक नए विधेयक के लिए खड़े हो जाएंगे कि ओबीसी का। तो कुल मिलाकर इतना जटिल बना दिया है महिला आरक्षण को मोदी सरकार ने। और आपको अगर ध्यान होगा तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जब इस बिल के ऊपर कहा, समर्थन किया, बिल का तो समर्थन किया, लेकिन कहा कि इसको इतना जटिल बना दिया है, इसमें बरसों लग जाएंगे, मैं मांग करता हूं इसको कल सुबह लागू करो, तुरंत ही इसको लागू कर दो, कल सुबह लागू करो। सोनिया गांधी ने भी कहा इसको फौरन लागू कर देना चाहिए, महिलाओं ने अपने हक के लिए कभी आंदोलन नहीं किया, इसको तुरंत लागू कर देना चाहिए। उन्होंने भी कहा इस बात को, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कल सुबह इसको लागू करो। लेकिन सरकार का जो भी रहा होगा उन्होंने लागू नहीं किया। चूंकि लागू नहीं हुआ है तो भाजपा ने टिकटें भी बहुत कम दी हैं महिलाओं को। मैं उम्मीद कर रहा था, मुझको एक महिला नेता भाजपा की जो खुद टिकट चाह रही थी एक सीट से, उन्होंने कहा था
हमारी पार्टी में तय हुआ है कि 19 से अधिक महिलाओं को टिकट मिलेगी। उन्होंने कहा था शायद 22 से 24 के बीच महिलाओं को मिलेगी टिकट, मुझको तो नहीं दिख रहा है वैसा। कुल जमा 14, अभी तक वो आंकड़ा जो है कुल 14 जमा पे अटका हुआ 14, है। एक हाथ सीट और बढ़ जाएगी, 15 हो गया। आज की जो सूची आई है उसमें एक चौंकाने वाला नाम है ईश्वर साहू का। हाँ, बीरनपुर गांव के रहने वाले ईश्वर साहू से आपने भी मुलाकात की, बात की है। जो बेमेतरा में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ उसमें उनके बेटे मारे गए थे और भाजपा ने ईश्वर साहू को साजा से अपना प्रत्याशी बनाया है। मुझको लग रहा है कि ये अकेला नाम जो है पूरे 85 नाम में से ये अकेला नाम, ये बाकी 84 पे भारी पड़ने वाला नाम है, ऐसा राजनीतिक फैसला है ये भाजपा का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ये सर्जिकल स्ट्राइक भी है और ये मास्टर स्ट्रोक भी है, जो राजनीतिक जुमलेबाजी की भाषा रहती है। हालांकि मैं जुमला शब्द कुछ और याद दिलाने के लिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ, जो राजनीतिक जुमलेबाजी की भाषा में ये बहुत बड़ा फैसला है। ये थोड़ा सा जिन लोगों ने देखा हुआ नहीं है, ईश्वर साहू का याद नहीं है, उनको मैं बतला दूं कि बेमेतरा में सांप्रदायिक तनाव नहीं था, बेमेतरा में सांप्रदायिक कत्ल हुए, हत्या हुई सांप्रदायिक। पहला कत्ल हुआ ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू का, जो रोजी पे काम करने वाला मजदूर था, गरीब घर का गरीब लड़का। उसके झोपड़े में हम लोग गए थे तो एकदम गरीब कच्चा झोपड़ा उसका जिसमें रहता है वो। पहला कत्ल उसके बेटे भुवनेश्वर साहू का हुआ, जिसका आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर है कि उन्होंने मारा उसको। उनकी गिरफ्तारी भी हुई, 8, 9, 10 ऐसे कुछ मुस्लिमों की गिरफ्तारी उसमें हुई। उसके बाद इतना बवाल हुआ, इतना तनाव वहाँ पर हुआ, एक मुस्लिम महिला का घर जलाया गया। अगले दिन 2 मुस्लिमों की लाश मिली वहाँ पे जंगल में, जिसके लिए फिर लोगों को 8-10 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया। तो ये फुल फ्लेजेड पूरे आकार का सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा थी है। छत्तीसगढ़ में इसके पहले सांप्रदायिक कत्ल कब हुए हैं मुझको याद नहीं है, और मैं इसकी चर्चा करने से कतराना भी नहीं चाहता, जो है हकीकत वो है। तो बेमेतरा में सांप्रदायिक कत्ल दोनों समुदाय के बीच हुए। ईश्वर साहू ने अपना बेटा खोया, पहला कत्ल इसके बेटे का हुआ, और भाजपा के नेता वहाँ पे गए। उन्होंने जाकर ईश्वर साहू से मुलाकात की, और जिस मुस्लिम परिवार के 2 मर्दों को मार के फेंक दिया गया था, उनके घर के सामने से 10 फीट दूरी से धूल उड़ाते हुए पूरा काफिला, रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल, पूरा भाजपा विधायक दल ये निकल के आ गया। शायद खिड़की से उधर देखा भी नहीं होगा मुस्लिम परिवार के घर को। ये तो बीजेपी का हाल था कि ईश्वर साहू के घर जाकर आए। कांग्रेस का हाल ये था कि उस इलाके के विधायक रविंद्र चौबे, जो कि मंत्री भी हैं, बहुत ताकतवर छत्तीसगढ़ में, वो आज तक उसके घर नहीं गए, दोनों में से किसी घर नहीं गए। उसी इलाके से लड़ने वाले, पास से लड़ने वाले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जो कि साहू समाज के भी थे, वो भी वहाँ नहीं गए। मुख्यमंत्री तो गए ही नहीं। बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी के मंत्री हैं कवर्धा के मोहम्मद अकबर, वो भी दोनों में से किसी घर नहीं गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं गए, कोई भी नहीं गए। उन्होंने बीरनपुर को नो मैंस लैंड जैसा मान लिया कि हमको जाना ही नहीं है वहाँ पे, ऐसा मान लिया। उस बीरनपुर में अगर अपने बेटे को सांप्रदायिक हिंसा में खोने वाले ईश्वर साहू को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो बहुत बड़ा फैसला है। ये बहुत बड़ा फैसला मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 महीने में छत्तीसगढ़ के साहू समाज में जगह जगह गांव-गांव में इसको लेकर बैठकें हुई हैं कि हमारे एक साहू को इस तरह से मार दिया गया और कांग्रेस से कोई हमारे घर बैठने नहीं आया। इसको लेके एक खलबली चल रही है। ईश्वर साहू का नाम
लीक हुई लिस्ट में आने के पहले से बिना उस जानकारी के ये बैठकें जगह जगह पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ साहू समाज के संगठन हैं वहाँ ये चल रही थी। और साहू, जैसा कि आपको याद होगा, पिछले बार भी साहू उम्मीदवार जो हैं सबसे बड़ा मुद्दा थे। मैं ओबीसी के आंकड़े देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े घोषित अघोषित कई तरह के आंकड़े मेरे पास हैं जी। कुछ गोपनीय आंकड़े भी कहे जा रहे हैं, वो भी हैं मेरे पास, किसी रास्ते से आए हैं। कुर्मी आबादी के मुकाबले करीब करीब 4 गुना साहू आबादी है। तो साहू एक बड़ा मुद्दा है। पिछले चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था। पिछले चुनाव में कांग्रेस को जो अंधाधुंध सीटें मिली थी, साहू वोट जहाँ थे, साहू कैंडिडेट जहाँ थे, वो शायद इस इम्प्रेशन में, शायद इस समझ में, इस उम्मीद में मिले थे कि ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी। जो बनने के बाद उनके सामने परोसी गई थाली खींच ली गई थी, ऐसी चर्चा थी। मैं तो गवाह नहीं हूँ वहाँ दिल्ली का, लेकिन ऐसी चर्चा थी। तो साहू एक बड़ा मुद्दा पिछले बार भी था, साहू एक बड़ा मुद्दा इस बार भी है। ओबीसी की जागरूकता जो है वो बड़ा मुद्दा है। ओबीसी के भीतर अलग अलग जातियों की जागरूकता जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ईश्वर साहू को कैंडिडेट बना के भाजपा ने एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है। आप नक्शा अगर याद कर लें तो साजा से लगा हुआ कवर्धा, जो अपने आप में सांप्रदायिक तनाव झेल चुका है। पिछले ही साल जो है वहाँ झंडा पिछले फहराने ही को साल लेकर जहाँ पे हंगामा हुआ हिंदू था। मुस्लिम तनाव और ध्रुवीकरण बहुत बुरी तरह हुआ था। जी भाजपा ने अपनी लिस्ट में वहाँ से एक बिल्कुल हिंदूवादी नेता को टिकट दी है जी। कवर्धा से। ठीक लगा हुआ जो है ताम्रध्वज साहू की कॉन्स्टिट्यूंसी दुर्ग ग्रामीण, वो एक तरफ लगता है। बेमेतरा जो लगा हुआ है उसकी सीट शायद रोकी गई है, अभी कैंडिडेट का नाम इसमें नहीं है। साजा के आसपास की आसपास 2 सीटें के, रोकी गई हैं। हाँ। 85 में से जो बचे हुए 5 5 नाम नाम हैं, हैं। उसमें 2 नाम उसी हाँ, इलाके के उसी हैं। इलाके के हैं। एक तरफ साजा, जहां ईश्वर साहू को कैंडिडेट बनाया गया। हाँ। कबीर धाम में विजय शर्मा को कैंडिडेट बनाया गया है, जो बड़े प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पे उभर के आए हैं। बिल्कुल। बगल की 2 सीटें जो हैं हाँ। वो पंडरिया और बेमेतरा। ये 2 सीटें जो हैं अभी उनके नाम घोषित नहीं किए गए हैं। तो क्या एक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है उस इलाके में? मुझको ऐसा लग रहा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण का, जैसे भूकंप के समाचार में आपको पढ़ने मिलता है इपी सेंटर जी, कि भूकंप का केंद्र कहाँ पे था। अफगानिस्तान में था, नेपाल में था, कश्मीर में था या हिमाचल में था, जो आता है भूकंप का इपी सेंटर केंद्र क्या था। मुझको ऐसा लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण का इपी सेंटर बीरनपुर बन रहा है। साजा का एक छोटा सा गांव बीरनपुर, ये धार्मिक ध्रुवीकरण का इपी सेंटर बन रहा है, जिसके आसपास की 4-5 सीटें जो हैं, जिसमें दुर्ग ग्रामीण की सीट भी ताम्रध्वज साहू की, क्योंकि साहू बहुत बड़ा मुद्दा है। ताम्रध्वज साहू की सीट के साहू वोटर ईश्वर साहू की पार्टी को वोट देंगे जिसने बेटा खोया है, या ताम्रध्वज को वोट देंगे जो मुख्यमंत्री बन नहीं पाया, कांग्रेस ने उसको नहीं बनाया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो जो धार्मिक ध्रुवीकरण कवर्धा, पंडरिया, साजा, बेमेतरा और दुर्ग ग्रामीण तक उसको खींच ले रहे हैं। हालांकि वो ध्रुवीकरण का सीधा मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि ताम्रध्वज साहू वहाँ से विधायक हैं इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ, लगा हुआ है इसलिए। ये वहीं पर बहुत बड़ा हिंदू ध्रुवीकरण होगा इस चुनाव में। और जो मुझको पता लगा है वो ये है कि इस इलाके के बहुत सारे गांव कस्बों में कोई ना कोई साधु, जिनको संत कहते हैं, वो लोग, ऐसे लोग आके डेरा डालने वाले हैं चुनाव तक के लिए। तो ये साफ दिख रहा है ध्रुवीकरण। एक तरफ बीरनपुर, साजा, पंडरिया, बेमेतरा, कवर्धा और दूसरी तरफ बस्तर का हिस्सा, हाँ। जहां एक दूसरे किस्म का सांप्रदायिक तनाव लगातार पिछले 5 सालों से लगातार बढ़ता चला गया है। हाँ। वहां क्या हालत देख रहे हैं इस चुनाव में? मैं जो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात इस इलाके में कह रहा हूँ, कवर्धा, बेमेतरा, इस इलाके में जो कह रहा हूँ, इसी का विस्तार बस्तर तक भी होगा, लेकिन वहाँ के मुद्दे अलग हैं। बस्तर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ आदिवासी
जो बुनियादी रूप से न हिंदू है न ईसाई है, जिसको हिंदू अपना होने का दावा करते हैं जब उनको जनगणना में हिंदू बढ़ाना रहता है, बाकी समय वो अपना नहीं है, बाकी समय वो वानर है। जब गिनना है तो वो हिंदू है, जब नहीं गिनना है, राम कथा लिखना है, तो वो आदिवासी वानर हो जाता है। वहाँ पर उस इलाके में आदिवासियों में बहुत सारे लोग ईसाई बन रहे हैं और हिंदूवादी संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ये वहाँ पर धर्मांतरण जिसको कहते हैं, हिंदू समाज जिसको धर्मांतरण कहता है। ईसाई जो हैं, अरविंद नेताम जैसे नेताओं से मैंने बात की और लोगों से बात की, उनका सबका कहना है कि ये दोनों ही धर्मांतरण हैं। उनको हिंदू बनाना भी धर्मांतरण है, उनको ईसाई बनाना भी धर्मांतरण है। उस इलाके में ईसाई बने हुए आदिवासियों के खिलाफ जितना तनाव लगातार चल रहा है, बहुत सारे गांव हैं जहां पे लाशों को निकाल कर गांव के बाहर डाल दिया गया, कब्र से निकाल कर, कि तुम तो ईसाई हो गए हो, अब इस गांव में तुम कैसे दफन करोगे। लोगों को अपनी खुद की ज़मीन पर भी दफन करने नहीं दिया गया। पुलिस से इतनी मदद मिली कि एक गाड़ी ला के पुलिस उस लाश को उसके परिवार के लोगों के साथ ले जाकर पास के शहर, कस्बे, जिला मुख्यालय में किसी ईसाई कब्रिस्तान में दफन करवा देती है। लेकिन कोई संरक्षण मिल रहा हो इस गुंडागर्दी के खिलाफ, ऐसा नहीं हुआ है। ये एक बात। दूसरा, आपको ध्यान होगा जब ये बिरनपुर में हिंसा हुई, इसके तुरंत बाद 2 या 3 दिन के भीतर ही बंद करवाया था बजरंग दल ने, भाजपा ने, विश्व हिंदू परिषद ने। तीसरे दिन 8 तारीख की घटना थी, 10 तारीख को बंद करवाया। अप्रैल के महीने की बात है। अप्रैल के महीने की बात है। तो बस्तर के एक हाईवे का एक वीडियो सामने आया था जिसमें लाउड स्पीकर लगाकर कैमरों, वीडियो कैमरों के सामने दिन दहाड़े खुली सड़क पर, सड़क को रोककर लोगों ने राम की शपथ ली थी कि हम किसी भी मुस्लिम और ईसाई के दुकान से, कारोबार से कोई सौदा नहीं लेंगे, कोई सामान नहीं खरीदेंगे उनकी दुकान से। ये सार्वजनिक बहिष्कार की घोषणा की गई थी। मैंने इस बात को 1 से ज़्यादा बार उठाया, बस्तर पुलिस पे, राज्य की सरकार पे, इनके ऊपर उठाया ये सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पे FIR दर्ज करने कहा है और कहा है कि अगर आप FIR दर्ज नहीं करोगे तो ये कंटेम्प्ट टू कोर्ट माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। ये नहीं किया बस्तर में इसके ऊपर FIR। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, जब आप किसी धर्म के लोगों से खरीदारी करने से मना करते हो, कसम दिलाते हो, अपने ईश्वर की कसम दिलाते हो, तो मेरा मानना है ये हेट स्पीच है, बहुत साफ साफ। अगर किसी दिन अदालत पहुंचेगा मामला तो साबित भी होगा। वो भी नहीं किया गया। तो जो दूसरा धार्मिक ध्रुवीकरण जो होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, वो बस्तर में होगा। जो अभी यहाँ की हमने जो बात की, कवर्धा, बेमेतरा, पंडरिया, ये जो बात की, इसके बाद अब दूसरा धार्मिक ध्रुवीकरण बस्तर में होगा, जहाँ पर जो मूल आदिवासी हैं वो एक तबका, जो हिंदू बन गए हैं या जो हिंदू ताकतों के साथ हैं वो दूसरा, और जो ईसाई बन गए हैं वो तीसरा। इन 3 के बीच में किस तरह से ध्रुवीकरण होता है ये देखने की बात है, लेकिन ये होगा जरूरी है। छत्तीसगढ़ की चुनावी चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार।